चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल प्रागैतिहासिक काल हो गया था, प्रागैतिहासिक काल बता दिए थे ना जी। चलिए आज बताते हैं भारत में प्रागैतिहासिक काल के कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आज भारत में बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। चलिए देख लिया जाए। देखिए ध्यान दीजिए, तो भारत में अगर मानव कंकाल की बात की जाए तो मानव कंकाल सबसे पहले भारत में तमिलनाडु के पल्लव में मिला। कहाँ मिला? तमिलनाडु के पल्लव में। तमिलनाडु के पल्लव में। कहाँ? पल्लव। ठीक, मानव कंकाल का साक्ष्य अगर पूछा जाए तो मानव कंकाल का साक्ष्य सबसे पहले भारत में तमिलनाडु के पल्लव से प्राप्त हुआ। कहाँ? तमिलनाडु के पल्लव से। ठीक, ज्यादा वाइस न करिए। ठीक, पल्लव से। ठीक, और आपके यहाँ एमपी, ये क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, एमपी। देखिए, मानव द्वारा चित्र बनाने का सबसे पहले साक्ष्य, मानव द्वारा चित्र बनाने का सबसे पहले साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से मिलता है। कहाँ? भीमबेटका गुफा से प्राप्त होता है। ठीक, भीमबेटका गुफा किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। किस जिला में है? रायसेन जिला में। ठीक, देखिए दरअसल जैसे कि अगर आप लोग जैसे यूपी बिहार से हैं तो यहाँ से अगर कोई पेपर दे रहे हो तो अगर पूछेगा इसमें तो पूछ लेगा भीमबेटका किस प्रदेश में है, भीमबेटका गुफा किस प्रदेश में। लेकिन अगर जैसे मध्य प्रदेश के हैं तब ऐसा नहीं पूछेगा किस प्रदेश में है, ऐसे नहीं पूछेगा, तब पूछेगा किस जिला में है, भीमबेटका गुफा किस जिला में है। ठीक, ध्यान दीजिए, मानव द्वारा चित्र बनाने का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से। कहाँ से? भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा से। ठीक, यह किस जिला में? तो रायसेन जिला में। किस जिला में? रायसेन जिला। ठीक, भीमबेटका गुफा किस जिला में है? रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है। ठीक, अब देखते हैं चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद। चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ। यहाँ से यूपी यहाँ ये देखिए, ये यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश के यहाँ इलाहाबाद है। क्या है? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। कहाँ से? कोल्डिहवा। चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ? कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहाँ है? इलाहाबाद के क्षेत्र में है। ठीक है, यूपी के इलाहाबाद क्षेत्र में है कोल्डिहवा। ठीक, तो चावल का साक्ष्य सबसे पहले भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ। इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। ठीक, अब बात आती है गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गर्त आवास का साक्ष्य, तो देखिए ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होब नामक स्थान से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। ठीक, बुर्ज होम से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। किसका? गर्त आवास। ठीक, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। ध्यान दीजिए, गर्त आवास का साक्ष्य क्यों प्राप्त हुआ है? पहले क्या होता था, जो आदि मानव लोग रहते थे वो घर नहीं बनाना जानते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका मतलब दिमाग विकसित होने लगा और उस समय कोई विशेष तकनीक यानी जैसे ईट नहीं थे तो घर बनाएंगे किसका? तो वो लोग क्या करते थे? गड्ढे खोद देते थे। क्या कर देते थे? गड्ढे खोद देते थे और उसी में वो लोग निवास करते थे, जिसे गर्त आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्त आवास। जैसे ध्यान दीजिए, ये मान के चलिए गड्ढा खोद दिए। ठीक, ये गड्ढा खोद दिए और ऊपर से कुछ छप्पर मतलब घास फूस का छप्पर लगा देते थे और यहाँ पे कुछ छोड़ देते थे अंदर जाने के लिए। ठीक, तो क्या हुआ? गर्त आवास का साक्ष्य अगर पूछा जाए तो गर्त आवास का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान से। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो आगे चलिए देखते हैं। इतना आप लोग को समझ है? स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए क्या एक एक पॉइंट? क्यों जी? चलिए लिख देते हैं।
लेकिन आप लोग क्या करिए, कापी कलम लेकर बैठिएगा, ठीक। क्योंकि जो भी मतलब बताते जाए उसको रफ बनाते रहिएगा, ठीक। रफ बना लीजिए, उसके बाद जब PDF आप लोग को दे दिया जाएगा तो व्यवस्थित ढंग से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको हमेशा यह काम दे, ठीक। कितना आप लोग को समझ आया? सर थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके। CBSE बोर्ड को क्या तुम? हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं कृषि से संबंधित, ठीक। एग्रीकल्चर, ठीक। एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित सबसे पहले साक्ष्य कहाँ देखा गया, ठीक। यानी चलिए देखते हैं, ये मध्य पाषाण काल में, किस काल में? मध्य पाषाण काल, ठीक। मध्य पाषाण काल में अब हम देखते हैं कृषि, किसको? कृषि को, ठीक। कृषि, तो अगर पूछा जाए मध्य पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला, तो आदमगढ़ बताएंगे। कहाँ? आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक। और आदमगढ़ और बागोर से भी प्राप्त हुआ। कहाँ से? बागोर से। कहाँ से प्राप्त हुआ कृषि का साक्ष्य? बागोर से, ठीक। कहाँ से? बागोर से, ठीक। ध्यान दीजिए, ये मध्य पाषाण काल में था। किसमें? मध्य पाषाण काल में। आदमगढ़, बागोर। आदमगढ़ कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश। कहाँ है बाबू? MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लिख देते हैं यहाँ MP। और बागोर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। बागोर कहाँ है? राजस्थान, ठीक। ये बात किसका हो रहा है? मध्य पाषाण काल में हो रहा है। किसका? मध्य पाषाण काल में। लेकिन ध्यान दीजिए, मध्य पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि नहीं किया गया था। व्यवस्थित ढंग से कृषि नहीं किया गया था, ठीक। व्यवस्थित ढंग से कृषि नहीं हुआ था, ठीक। यानी मध्य पाषाण काल में क्या व्यवस्थित ढंग से कृषि हुआ था? नहीं। मध्य पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि नहीं हुआ था, लेकिन नव पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि हुआ था, ठीक। किस काल में? नव पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि हुआ था, ठीक। चलिए वो भी आगे भी चर्चा करते हैं, ठीक। इसमें आपका एक स्थान और आता है, उत्तर प्रदेश में है सराय बहादुर। क्या है? सराय बहादुर, ठीक। सराय बहादुर ये आपका कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में, ठीक, उत्तर प्रदेश में। सराय बहादुर से भी कृषि का साक्ष्य मिला है। वो भी किस काल का? मध्य पाषाण काल का। किस काल का? मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला है सराय बहादुर से, ठीक। तो आप ये तीनों स्थान को याद रखोगे। मध्य पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? आदमगढ़। और दूसरा बागोर से मिला है, और सराय बहादुर से मिला है। कहाँ से? सराय बहादुर से। बागोर किस राज्य में है? राजस्थान। आदमगढ़ किस राज्य में है? MP में। सराय बहादुर किस राज्य में है? यूपी में। किस में है? उत्तर प्रदेश में। इतना आप लोग को समझ आया? चलिए अब आगे बताते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल में जो भी कृषि हुए व्यवस्थित ढंग से कृषि नहीं हुए। व्यवस्थित ढंग से कृषि नहीं हुआ है, ठीक। अब चलिए देखते हैं नव पाषाण काल में। इतना आप लोग को समझ आया ना? नोट भी बनाते रहिएगा, ठीक। नोट बना लीजिएगा आप लोग, तब रफ कर लीजिए। इस समय थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब आगे देखते हैं नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में, ठीक। नव पाषाण काल में कृषि देखते हैं, ठीक। कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक। तो ध्यान दीजिए, नव पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य सबसे पहले जो देखा गया था, यानी कृषि तो वो मतलब व्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में हो रहा था। नव पाषाण काल में कृषि व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। व्यवस्थित ढंग से कहाँ हो रहा है? तो सबसे पहले इसका साक्ष्य व्यवस्थित ढंग से देखा गया मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में। व्यवस्थित ढंग से कृषि साक्ष्य कहाँ देखा गया? मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ है कहाँ? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस दो पहाड़ के बीच में है? बताओ आप जल्दी से। सुलेमान और किरथा नामक पहाड़ी के बीच में है।
ये मेहरगढ़ जो स्थान है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर नामक पहाड़ी के बीच में है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो 7000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में। ठीक, मेहरगढ़ से जो कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो 7000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और देखिए, लेकिन अभी एक देखिए और लोहुरा देव, लोहुरा देव से भी कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लेकिन ये देखिए, सबसे पहले अभी माना जाता है कृषि का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था यहाँ, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहा जाता है कृषि का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मेहरगढ़ से। लेकिन लोहुरा देव जो अब नए खोज के अनुसार इसको खोजा गया, नए खोज के अनुसार ये जानते हो 8000 ईसा पूर्व हो गया। कितना? 8000 ईसा पूर्व यानी BC। अब देखो, अब बताओ ये पहले खोजा गया या ये? पहला बार देखिए, पहले के ध्यान दीजिए, ये पुराने खोज के अनुसार है, ये लिख देते हैं पुराने खोज के अनुसार, पुराने खोज के अनुसार, पुराने खोज के अनुसार। ठीक, क्या है? मेहरगढ़, यानी सबसे पहले किसको खोजा गया? मेहरगढ़ को। तो इसलिए जब मेहरगढ़ स्थान सबसे पहले खोजा गया तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला? मेहरगढ़। कहाँ देखने को मिला भाई? मेहरगढ़ में। लेकिन क्या हुआ? नए खोज के अनुसार, नए खोज के अनुसार लोहुरा देव को खोज हो गया। किसका? लोहुरा देव आपका इलाहाबाद क्षेत्र में ही है। ठीक है, लोहुरा देव कहाँ है? आपके इलाहाबाद क्षेत्र में। अब देखो ये कितना है? 8000 BC है। कितना है? 8000 BC। अब बताओ ये पहले का है या ये है? मेहरगढ़ पहले का है या लोहुरा देव? मेहरगढ़। लोहुरा देव पहले का है। इसका देख रहे हो समय कितना है? 8000 है और इसका 7000। तो पहले कौन हुआ? लोहुरा देव पहले का है ना, यानी मेहरगढ़ से पहले का कौन है? लोहुरा देव। लेकिन क्या हुआ? ये बाद में खोजा गया। ठीक, लोहुरा देव बाद में खोजा गया और मेहरगढ़ पहले ही खोज लिया गया था। इसलिए कृषि का साक्ष्य सबसे पहले जो कहा जाता है कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। ठीक, और नए खोज के अनुसार जब पूछा जाए तो क्या बताओगे? लोहुरा देव से। क्या बताओगे? लोहुरा देव से। ठीक, लोहुरा देव से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे देखिए, अब नवपाषाण काल में ही व्यवस्थित ढंग से पशुपालन भी होने लगा था। ठीक, चलिए इसमें लिख दे रहे हैं, नवपाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि एवं पशुपालन दोनों स्टार्ट हो गया था। ठीक, व्यवस्थित ढंग से कृषि एवं पशुपालन। ध्यान दीजिए, नवपाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि एवं पशुपालन दोनों स्टार्ट हो गया था। ठीक, व्यवस्थित ढंग से। लेकिन मध्य पाषाण काल में कैसा था? व्यवस्थित ढंग से नहीं था। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा इधर आप थोड़ा धनिया बो दिए, इधर मिर्चा थोड़ा सा लगा दिए और इधर थोड़ा थोड़ा करके बो दिए, तो ये क्या व्यवस्थित ढंग से होगा? नहीं होगा, ये व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा। लेकिन अब बीघा 2 बीघा एकदम बढ़िया से बो दिए, 10 बीघा बो दिए, तो ये बताओ व्यवस्थित ढंग से होगा कि नहीं होगा? तो क्या हुआ? नवपाषाण काल में ढेर सारा कृषि किए जाने लगे, तब की बीघा 10 बीघा तक। लेकिन मध्य पाषाण काल में कैसा होता था? थोड़ा थोड़ा बस होता था, इसलिए उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं माना गया। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ है? क्या समझ है भाई? क्यों जी? बैठ जाओ अच्छे से। इतना समझ है आप लोग को? चलिए अब आगे चले, आगे चले भाई। चलिए PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए अभी आपको मिल जाएगा आगे। ठीक, चलिए तब तक आप लोग बताते रहिए। बागौर किस राज्य में है? बागौर किस राज्य में है? राजस्थान।
आदमगढ़ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। रायसेन जिला किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। मानव द्वारा चित्र बनाने का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से गुफा। प्रश्न तो बोल ले दो भाई, आंसर भी दे रहे हो तुरंत। चलिए बताइए, मानव कंकाल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर। मानव कंकाल तमिलनाडु के पल्लव रंग से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तमिलनाडु के पल्लव रंग से। वो भी मानव कंकाल में खोपड़ी मिला था। क्या मिला था? खोपड़ी। चलिए अब आगे देखते हैं कृषि से संबंधित। देखिए, कृषि में जौ का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ईरान। तो ईरान में देखा गया था। कहाँ? ईरान में। ठीक, कहाँ देखा गया कृषि का साक्ष्य? ईरान में देखा गया। ठीक, गेहूं का साक्ष्य, गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़। ठीक, गेहूं का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला? मेहरगढ़ से। ठीक, और देखिए चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य देखने को मिला आपका कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से। ठीक, चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? इलाहाबाद क्षेत्र में है। कहाँ है? इलाहाबाद क्षेत्र में। लेकिन ध्यान दीजिए, लहुरा देव से भी चावल का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव से भी चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लहुरा देव जब भी आएगा, एक मिनट, लहुरा देव जब भी आएगा तो ये नए खोज के अनुसार रहेगा। ठीक, आप ये ध्यान दीजिएगा, लहुरा देव नए खोज के अनुसार होगा। ठीक, लहुरा देव। ठीक, लहुरा देव, चावल का साक्ष्य लहुरा देव से भी प्राप्त हुआ है। हाँ। लेकिन ये नए खोज के अनुसार होगा। कैसा होगा? नए खोज के अनुसार। ठीक, यानी ये कब खोजा गया? ठीक, 8000 ईसा पूर्व में। ठीक, 8000 ईसा पूर्व में। तो नए खोज के अनुसार चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुआ? लहुरा देव से। ठीक, इतना समझा आप लोग को? इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए। चलिए आगे देखिए, अब मेहरगढ़ जो स्थान है, इस स्थान में तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तीनों काल यानी प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कि कहाँ से? मेहरगढ़ से। नोट करके आप लोग पॉइंट में लिख लीजिएगा, मेहरगढ़ से। कहाँ? मेहरगढ़ से। गढ़ से। ठीक, मेहरगढ़ से तीनों काल में, तीनों काल के। ठीक, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, और ऐतिहासिक काल। ठीक, देखिए तीनों काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, ऐतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक सर, हाँ जी। चलिए देखिए, तो मेहरगढ़ से तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, मेहरगढ़ से तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तीनों काल के। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं। चलिए अब कुछ मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका एक है दमदमा। क्या है? दमदमा। हाँ, देखिए दमदमा से, ध्यान दीजिए, मध्य पाषाण काल में दमदमा से आपका, देखिए दमदमा कहाँ है? तो दमदमा यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दमदमा? उत्तर प्रदेश में। ठीक, यहाँ से अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, अस्थियों का साक्ष्य। ठीक, अस्थियों का साक्ष्य। ठीक, तो अस्थियों का साक्ष्य सबसे ज्यादा यानी कहाँ प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। मध्य पाषाण काल में अस्थियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमदमा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है बाबू? दमदमा से प्राप्त हुआ है। ठीक, और देखिए
यहाँ पे मह दहा है, क्या है? मह दहा। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब से, तो 4-5 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक। ये भी यूपी में है। मह दहा भी कहाँ है? यूपी में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अस्थियों, देखिए यहाँ तो अस्थियों का औजार मिला था, लेकिन मह दहा में क्या हुआ? अस्थियों के आभूषण मिला था। क्या मिला था? अस्थियों के आभूषण, यानी अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी। तो अस्थियों का आभूषण, अस्थियों का आभूषण और औजार दोनों मिला था, ठीक। अस्थियों का आभूषण और औजार, ठीक, और औजार, ठीक। और नहीं लिखे औजार, ठीक। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये मध्य पाषाण काल में बताया जा रहा है कि दमदमा से, कहाँ से? दमदमा से अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? अस्थियों के साक्ष्य। साक्ष्य यानी शव होता है, क्या? शव, यानी देखिए ढेर सारा लाश को, यानी शव मानते क्या होता है? मृत बॉडी, जो डेथ बॉडी होता है उसी को, ठीक। डेथ बॉडी को क्या कर दिया था? मध्य पाषाण काल में क्या होता था? उसको मतलब कि फेंक देते थे। क्या कर देते थे? फेंक देते थे। लेकिन देखो पूरा पाषाण काल में आप लोग को पढ़ाए थे कि उसमें मानव को खा जाता था, ठीक। पूरा पाषाण काल में याद है ना जी? पूरा पाषाण काल में क्या होता था? मानव को खा जाता था। लेकिन क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि संस्कार स्टार्ट हो गया था, ठीक। लेकिन जब थोड़ा ध्यान दीजिए, हाँ वही मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? अंत्योष्टि संस्कार स्टार्ट हो गया, यानी अंतिम संस्कार। तो उसको अब धीरे धीरे क्या किए? मानव को खाना बंद कर दिया, ठीक। मानव खाना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब उसको या तो जला देता था या तो फेंक देता था। क्या करता था? फेंक देता था। तो एक जगह क्या, यहाँ से दमदमा में क्या हुआ? ढेर सारे शव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ढेर सारे डेथ बॉडी मिले हैं, जिसके अस्थियों का साक्ष्य मिला है। वहां पर क्या मिला है? अस्थियों का साक्ष्य मिला है, ठीक। और मह दहा से, ध्यान दीजिए, मह दहा से, ये भी यूपी में है। कहा है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से अस्थियों के आभूषण एवं औजार मिला है। क्या मिला है? आभूषण और औजार मिला है, ठीक। यहाँ तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। हो गया, लिख लिए ये सब जी, लिख लिए, लिखिए इसको, लिखिए तुरंत। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ध्यान दीजिए। देखिए अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में स्टार्ट हो गया था जी? किस काल में हुआ था? अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। किस काल में? मध्य पाषाण काल। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन नव पाषाण काल में पूरी तरीके से एकदम हर जगह स्टार्ट हो गया था, ठीक। हर जगह, ठीक। ध्यान दीजिए, यानी नव पाषाण काल में हर जगह व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम होता है, लास्ट संस्कार होता है, वह हर जगह होने लगा था, ठीक। तो ध्यान दीजिए, नव पाषाण काल में जो विशाल शव, विशाल माने ढेर सारे, ठीक, विशाल शव थे। शव माने क्या होता है? डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगालिथ। ध्यान दीजिए, नव पाषाण काल विशाल शव के साक्ष्य को क्या कहा जाता था? मेगालिथ। क्या कहा जाता था? मेगालिथ। विशाल शव को क्या कहा जाता था? मेगालिथ कहा जाता था, ठीक। चलिए देखिए, तो नव पाषाण काल विशाल शव को क्या कहा जाता था? मेगालिथ। क्या कहा जाता था? मेगालिथ, ठीक। और देखिए, ताम्र पाषाण काल में क्या? देखिए, ताम्र पाषाण काल में तांबे का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा था। किसका? तांबे का प्रयोग। और तांबा जब अधिक प्रयोग होने लगा तो औद्योगिकरण भी स्टार्ट हो गया था ताम्र पाषाण काल में। देखो, तांबा को क्या कहा, इसमें क्या कहा जाता था? इसको चिल्कोलिथ। क्या कहा जाता था? चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ, ठीक। ध्यान दीजिए, तो ताम्र पाषाण काल में तांबा का प्रयोग ज्यादा हो रहा था, जिसको क्या कहा जाता था? चिल्कोलिथ। इसको क्या कहा जाता था भाई? चिल्कोलिथ। ताम्र पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? चिल्कोलिथ, ठीक। किस नाम से? चिल्कोलिथ, ठीक। और देखिए, मध्य पाषाण काल को
मध्य पाषाण काल को माइकोलिथ क्या कहा जाता है? माइकोलिथ। मध्य पाषाण काल को माइकोलिथ। ठीक। नवपाषाण काल को मेघालिथ, ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ और मध्य पाषाण काल को माइकोलिथ कहा जाता है। ठीक, माइकोलिथ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आगे देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला था, तो प्राक ऐतिहासिक काल में मिला था, आदि ऐतिहासिक काल में मिला था जी, मिला था, और ऐतिहासिक काल में भी मिला था। तीनों काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। तो ये बताइए क्या पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला था तो उसमें जो कुछ वस्तु जो थे तो क्या उसे कहीं न कहीं रखा गया होगा कि नहीं रखा गया होगा? बिल्कुल रखा गया होगा। तो ध्यान दीजिए, और वह रखा कहाँ गया होगा तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखो जी, विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय, ध्यान दो जी, पीटेंगे अभी। संग्रहालय, ध्यान दीजिए, विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय डेनमार्क में है। कहाँ है? डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क के कोपेनहेग नामक शहर में है। कहाँ है? कोपेनहेग नामक शहर में। ठीक, कोपेनहेगन। ठीक, कोपन। चलिए फिर आगे देखिए आप लोग। तो विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है। डेनमार्क के कोपेनहेगन नामक शहर में है। ठीक, कहाँ? कोपेनहेगन नामक शहर में है, और उसका नाम क्या है? कोपेनहेगन संग्रहालय। ठीक, तो ये विश्व का हुआ। ठीक, ध्यान दीजिए, अब भारत का भी कहीं ना कहीं होगा। क्यों जी? भारत का भी कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए भारत का कहाँ है? भारत का, ध्यान दीजिए, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। और उसका नाम क्या है? तो नाम है मानव भारत का संग्रहालय। क्या नाम है? मानव संग्रहालय। ठीक, भारत में जो भोपाल में है पुरातात्विक संग्रहालय, उसका क्या नाम है? मानव संग्रहालय नाम है। ठीक, लेकिन अब इसका नाम वर्तमान समय में बदल दिया गया है। ठीक, मानव संग्रहालय जो था उसका नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक, तो वर्तमान नाम इंदिरा गांधी, ध्यान दीजिए, वर्तमान नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक, संग्रहालय। तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक, आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। पहला, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। कहाँ है? भोपाल, यानी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नाम क्या है? तो मानव संग्रहालय है। क्या है? मानव संग्रहालय। अगर वर्तमान नाम पूछा जाए, ध्यान दीजिए, अगर वर्तमान नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? वर्तमान नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक, वर्तमान नाम क्या हो गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब देखिए, अब इसके कोई न कोई जनक तो होंगे। क्यों जी? इसके जनक भी कोई न कोई होंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, विश्व का पुरातात्विक एवं भूगर्भीय जनक कौन है या वैज्ञानिक कौन है? तो विश्व का, ध्यान दीजिए, विश्व का पुरातात्विक एवं भूगर्भ वैज्ञानिक तो ध्यान दीजिए, विश्व का पुरातात्विक एवं भूगर्भिक वैज्ञानिक है ब्रूस। कौन है? ब्रूस। ठीक, और भारत के एवं भारत के, ध्यान दीजिए, और भारत के कनिंगम को पुरातात्विक या भूगर्भिक वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है? कनिंगम को। किसे? कनिंगम को। ठीक,
यानी भारत के पुरातात्विक जन्मदाता किसे कहा जाता है? कनिंगम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिंगम को। और विश्व का किसे कहा जाता है? तो ब्रूस को, रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को। और भारत में किसे कहा जाता है? कनिंगम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिंगम को कहा जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अब भारत के पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक, भोपाल। और क्या नाम है? मानव संग्रहालय। इसका नाम, वर्तमान नाम इंदिरा गांधी है। और विश्व का पुरातात्विक एवं भूगर्भीय वैज्ञानिक कौन है? तो ब्रूस है। कौन है? ब्रूस। और भारत के कनिंगम है। ठीक, चलिए देखते हैं अब यह किस मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। ठीक, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक, किसके? संस्कृति मंत्रालय। यह कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है? संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, ध्यान दीजिए। अब मैं इतना आप लोग को समझ आया? इतना समझ आया ना? चलिए अब पूछते हैं, अब आप लोग बताइए। ठीक, चलिए बताइए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, आगे बताइए आप लोग। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल। विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय डेनमार्क में। विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय का क्या नाम है? कोपेनहेगन संग्रहालय। क्या नाम है? कोपेनहेगन संग्रहालय। और भारत के पुरातात्विक संग्रहालय का क्या नाम है? वर्तमान नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक, अब पुराना नाम क्या है? मानव संग्रहालय। क्या है? मानव संग्रहालय। तो बताइए, भारत के पुरातात्विक एवं भूगर्भीय वैज्ञानिक कौन है? कनिंगम। कौन है? कनिंगम। बहुत बढ़िया। चलिए, इतना आप लोग को समझ आया ना? इतना समझ आया ना जी? चलिए बताइए आप लोग, हड्डियों का साक्ष्य यानी किस स्थान से अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश, मध्य पाषाण काल में बताइएगा। मध्य पाषाण काल में बताइए, अस्थियों का साक्ष्य सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुआ है? यूपी में। यूपी में किस स्थान से? दमदमा से। दमदमा से। बताइए, अस्थियों का आभूषण या औजार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? महदाह से। कहाँ से? महदाह से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदाह से। ठीक, चलिए अब आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक, अब एंड करते हैं।